हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा मैंने कहा था पिछले वीडियो में, एफआर के जितने भी ट्रिकी एडजस्टमेंट्स हैं हर इंडेस के अंदर, मैंने सारे ट्रिकी एडजस्टमेंट्स को एक पीडीएफ फाइल में कवर किया है। और उन ट्रिकी एडजस्टमेंट्स की पीडीएफ फाइल आपके सामने आपको दिख रही है, और इस वीडियो में उन सारे ट्रिकी एडजस्टमेंट्स को हम क्विकली रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये वीडियो का ये इस पर्टिकुलर ट्रिकी एडजस्टमेंट्स का पार्ट 1 रहेगा, और पार्ट 2 पार्ट 3 हो सकता है कुल मिला के 2 या 3 पार्ट्स आएंगे। ठीक है, तो पहले इस वीडियो में मैंने जितने भी इंडेस कवर किए हैं, मैं उनके आपको ट्रिकी एडजस्टमेंट्स अभी एक बार क्विकली रिवाइज करवा देता हूं। जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां वहां मैंने क्वेश्चन के रेफरेंसेस भी दिए हैं, और मैं बीच बीच में उन क्वेश्चंस को पिक भी करूंगा, या फिर मैं आपको समझाने के लिए छोटे छोटे एग्जांपल्स भी लेते जाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, ये जो पीडीएफ फाइल है, ये पीडीएफ फाइल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम, अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला है। उस जैसे ही लिंक को क्लिक करोगे आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे रीडायरेक्ट होकर आपको वो मैसेज दिख जाएगा जहां पर मैंने ये ट्रिकी एडजस्टमेंट्स शेयर किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंड एएस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। आपको पता होगा यहां पर अमेंडमेंट भी है। हाँ, यहां पर अमेंडमेंट क्या है? अगर ब्रीच ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन एग्रीमेंट हो रहा है और ऑन और बिफोर रिपोर्टिंग डेट, आपको पता होगा एक बढ़िया सा लॉन्ग टर्म लोन चल रहा है, अचानक से ब्रीच हो गया। अब आपको पता होगा कि आपने पढ़ा होगा कि जैसे ही किसी लॉन्ग टर्म लोन के अंदर हमारा ब्रीच हो जाता है बैलेंस शीट डेट से पहले, तो वो लोन रीपेबल ऑन डिमांड हो जाता है। और अगर वो रीपेबल ऑन डिमांड हो जाता है तो वो बन जाती है आपकी करंट लायबिलिटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिमेनिंग टर्म या रिमेनिंग लाइफ ऑफ द लोन, तो वो करंट लायबिलिटी बन जाती है। बस यहां पर एक एक्सेप्शन है, पहले 2 एक्सेप्शन दिए थे, अब उन्होंने सिर्फ एक ही एक्सेप्शन दिया है कि भले ब्रीच ऑफ लोन हो गया, रीपेबल ऑन डिमांड हो गया, लॉजिकली वो करंट होना चाहिए पर स्टिल वो नॉन करंट ही कंटिन्यू होगा। ऐसे केस वो सिर्फ एक एक्सेप्शन है, कब? liability will be continued as long term if lender agree to provide grace period before the end of reporting period for at least 12 months। अगर बैलेंस शीट डेट से पहले ब्रीच हुआ है, पर बैलेंस शीट डेट से पहले मैंने उस ब्रीच के अगेंस्ट लेंडर मतलब बैंकर से ग्रेस पीरियड भी ले लिया है, और बैंकर मुझे कह रहा है कि ठीक है तुम 12 मंथ्स एडिशनली ले लो इस ब्रीच को ठीक करने के लिए, या फिर 12 मंथ्स ले लो रीपे करने के लिए, भले वो रीपेबल ऑन डिमांड है पर ग्रेस पीरियड मुझे मिल गया है बैलेंस शीट डेट से पहले, वो भी मिनिमम 12 मंथ्स के लिए, तो मैं उस लोन को एज अ नॉन करंट लायबिलिटी ही कंटिन्यू करूंगा। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है। पहले एक और एक्सेप्शन हुआ करता था कि बैलेंस शीट डेट के बाद अगर लेंडर मान गया कि वो रीपेमेंट डिमांड नहीं करेगा तो हम उसको नॉन करंट ही मानते थे, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद अगर आपको बैंकर ने, लेंडर ने माफ कर दिया, वेवर कर दिया, तो बैलेंस शीट डेट पे तो माफ नहीं किया था ना, आपकी वो करंट ही मानी जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे लगता है कि इस बार ये आएगा क्योंकि अमेंडमेंट हुआ है। मस्ट डू क्वेश्चन लिस्ट में क्वेश्चन नंबर 2 मैंने शामिल किया है, और मेरे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 31 आप देख लेना। हालांकि उसमें हो सकता है आंसर जो हो वो विदाउट अमेंडमेंट हो, क्योंकि मस्ट डू मैंने उससे पहले बना ली थी। रीफाइनेंसिंग ऑफ द करंट लोन, ये चीज अभी रिसेंटली जनवरी 26 में आई थी, रोल ओवर करके। आपका एक लोन चल रहा है लॉन्ग टर्म नेचर का, पर अब बस 12 मंथ्स ही बचे हैं, मतलब अब वो शॉर्ट टर्म बोरिंग हो चुकी है। एक लॉन्ग टर्म लोन चल रहा था पर अब वो एक शॉर्ट टर्म लोन हो चुका है, बिकॉज विद इन 12 मंथ्स मुझे रीपे करना है। रीफाइनेंसिंग का मतलब होता है कि नंबर ऑफ ईयर्स और बढ़ा देना। तो बैंकर ने मुझे रीफाइनेंसिंग का ऑप्शन दिया है, जिससे मैं अपने एग्जिस्टिंग करंट लायबिलिटी को नॉन करंट में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो क्या बोल रहा है? रीफाइनेंसिंग एग्रीमेंट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस इज कंप्लीटेड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द अप्रूवल कंटिन्यूड एज करंट लायबिलिटी। मान लीजिए मेरा एक शॉर्ट टर्म लोन चल रहा था, मुझे रीफाइनेंसिंग का ऑफर आया, पर बैलेंस शीट डेट के बाद वो ऑफर मैंने एक्सेप्ट किया, या बैलेंस शीट डेट के बाद जाके वो रीफाइनेंसिंग अप्रूव हुई। एज ऑन बैलेंस शीट डेट तो रीफाइनेंसिंग अप्रूव नहीं हो पाई ना, मतलब उसका पीरियड ऑफ टर्म नहीं बढ़ाया गया ना, तो एज ऑन बैलेंस शीट डेट उसको करंट ही मानेंगे, क्योंकि वो ओरिजिनली करंट लोन ही है, शॉर्ट टर्म बोरिंग है। बट एट द रिपोर्टिंग डेट, अगर बैलेंस शीट डेट पर एंटिटी एक्सपेक्ट कर रहा है और एंटिटी को ऑप्शन दिया गया और एंटिटी के ऊपर छोड़ा गया है कि बैलेंस शीट डेट से पहले बैंकर ने मुझे ऑप्शन दे दिया कि मैं तो रीफाइनेंसिंग करवा सकता हूं, और मुझे पता है कि मैं रीफाइनेंसिंग करवाऊंगा, मतलब रिपोर्टिंग डेट पर मेरे लिए क्लियर है कि मैं तो रीफाइनेंसिंग करवाने वाला हूं, मेरा डिस्क्रिशन पर है, तो ऐसे केस में मैं उसको लॉन्ग टर्म मानूंगा, नॉन करंट मानूंगा। अगर मुझे पता है कि मैं रीफाइनेंसिंग करवाने वाला हूं बियॉन्ड 12 मंथ्स के लिए, तो मैं उसको लॉन्ग टर्म मान सकता हूं एट रिपोर्टिंग डेट पर, अगर मुझे लगता है कि मैं रीफाइनेंसिंग करवा सकता हूं और मेरे डिस्क्रिप्शन पर है। मतलब बात अप्रूवल बैंक की नहीं है, बैंक ने तो मुझे प्री अप्रूव करके दिया है, मेरे डिस्क्रिप्शन पर है। ठीक है,
अब आते हैं इंड एस 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम बच्चे ध्यान नहीं दे के जाते हैं। मैं इस पॉइंट को आपको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल लूंगा साथ साथ, ठीक है। हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस, हमें ये निकालना है। मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगा, थोड़ा बगल बगल में लिखते जाऊंगा। मान लीजिए आपने रॉ मटेरियल परचेज किया 20,000 kg एट द रेट ऑफ 125 पर केजी, ठीक है। तो आपकी परचेज कॉस्ट कितनी हुई? 20,000 इंटू 125, ये हो गया आपका 25 लाख रुपीस का परचेज कॉस्ट। मान लीजिए आपका नॉर्मल वेस्टेज 3% का होता है, तो मतलब जितना भी आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो उसका 3% नॉर्मली वेस्ट हो जाता है। तो अब ऐसे केस में आपको अगर लग रहा है कि आपके रॉ मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट 125 है, तो आप गलत हो। आपको सबसे पहले कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? टोटल परचेजेस मतलब 25 लाख डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स परचेज मतलब 20,000 माइनस आपका नॉर्मल वेस्टेज 3% मतलब 600, तो 25 लाख, जस्ट अ मिनट, 20,000 इंटू 125, तो 20,000 इंटू 125, तो 25 लाख डिवाइडेड बाय 19,400। आपका जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आया वो आया 128.87 पर केजी, 128.87 पर केजी। अब मुझे बताइए आपके 19,400 केजी गुड्स हैं नॉर्मल वेस्टेज माइनस करने के बाद। अब मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूं कि सपोज आपका एक्चुअल वेस्टेज हुआ है 1000 केजी का, एक्चुअल वेस्टेज 1000 केजी का हुआ है, उसमें से नॉर्मल वेस्टेज कितना था? 3% ऑफ 20,000 मतलब 600। तो एक्चुअल में से नॉर्मल हटाओ तो एबनॉर्मल वेस्टेज निकलेगा आपका 400 का। एबनॉर्मल कितना निकलेगा? 400 का। तो इसमें से 400 गया तो कितना बचा? 19,000। ये 19,000 केजी एक्चुअल में आपको गुड्स, आपके गुड यूनिट्स हैं, जिसमें से मान लेते हैं कि 17,500 आपने कंज्यूम कर लिए और 1,500 आपका क्लोजिंग रॉ मटेरियल बच गया, मान ले। तो इस तरीके से अब मुझे क्या क्या निकालना है? मुझे इस 400 केजी एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालनी है, 17,500 की वैल्यू निकालनी है और 1,500 की कॉस्ट निकालनी है। समझ गए? तो बस क्या करना है, 400 केजी की वैल्यू कैसे निकलेगी? 400 केजी इंटू 128.87। 17,500 केजी की वैल्यू कितनी निकलेगी कंज्यूम्ड की? दिस मल्टीप्लाई बाय 128.87। और क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी निकलेगी? 1500 मल्टीप्लाई बाय 128.87, मतलब 128.87 एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो आपको सबसे पहले निकालना था। ये देखिए, बाइफर्केशन ऑफ यूनिट परचेज, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स, आपने कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या निकाला? जो भी आपने कंज्यूम किया 17,500 इंटू कॉस्ट पर यूनिट मतलब 128, क्लोजिंग स्टॉक 1500 इंटू 128, एबनॉर्मल लॉस नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट मतलब 400 इंटू 128। आया मेरी बात समझ में? अब इसमें कंज्यूम आपने कितना निकाला? कंज्यूम आपने निकाला 17,500 इंटू 128.87, 128.87 इंटू 17,500, ये आया आपका 22,55,225। ये रॉ मटेरियल आपने कंज्यूम किया जाके फिनिश्ड गुड्स में। तो अब आपको फिनिश्ड गुड्स में क्या क्या लेना पड़ेगा? सबसे पहले फिनिश्ड गुड्स में आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ले लिया 22,55,225, आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम ले लिया। वेजेस लेबर, मान लीजिए आपको वेजेस लेबर दी जाएगी, सपोज आपको वेजेस लेबर दे दी गई है 12 लाख रुपीस की, मान लो ये गिवन है, गिवन इन द क्वेश्चन। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट, अब वो आपके साथ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट क्या बोलेगा? वो आपको कुछ फिगर्स देगा, वो आपको बोलेगा फिक्स्ड ओवरहेड्स टोटल, वो बोलेगा आपको 15 लाख, और इसके अलावा वो आपको बोलेगा नॉर्मल कैपेसिटी, वो आपको बोलेगा नॉर्मल कैपेसिटी 25,000 केजी। मतलब कंपनी नॉर्मली 25,000 केजी प्रोड्यूस कर सकती है, पर एक्चुअल में कंजम्पशन कितना हुआ है? 17,500 केजी का। तो 17,500 केजी ही प्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है ना। हम मान के चल रहे हैं कि 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, मतलब जितना कंज्यूम किया गया रॉ मटेरियल उतना ही फिनिश गुड्स निकलेगा। तो कंज्यूम कितना किया गया है? 17,500, तो इसका मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है? एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है? 17,500। तो फिक्स्ड ओवरहेड का रेट चाहिए। फिक्स्ड ओवरहेड का रेट निकालने के लिए आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय हायर ऑफ एक्चुअल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी, तो इसका मतलब 15 लाख डिवाइडेड बाय 25,000, बिकॉज नॉर्मल कैपेसिटी ज्यादा है, एक्चुअल ज्यादा होती तो हम वो ले लेते। तो आपका रेट निकलता 15 डिवाइड बाय 25,000, ये निकला आपका रेट 60 रुपीज पर केजी। अब आप फिक्स्ड ओवरहेड को लोगे कैसे? सीधा सीधा 60 रुपीज मल्टीप्लाई बाय आपने कितना कंज्यूम किया? आपने कंज्यूम किया 17,500 केजी इंटू 17,500, तो 17,500 इंटू 60, ये आया 10 लाख
50,000। इसके अलावा वेरिएबल ओवरहेड्स, मान लो वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट आपको दिया हुआ है, सपोज वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट आपको दिया हुआ है 45 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 17,500, ये दिया हुआ है 787,500। इसके अलावा और क्या आएगा, और कुछ है नहीं, अगर कोई अदर कॉस्ट होगी तो आ जाएगी। तो कुल मिला के अब आपने क्या क्या ले लिया, 225 प्लस 12 लाख प्लस 1050 प्लस 787,500, आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आ गई 52,92,725। और ये टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स को आपने डिवाइड किया, आपने कितने यूनिट्स बनाए, 17,500 यूनिट्स बनाए, और इससे आपका कॉस्ट फिनिश गुड्स पर केजी आ गया 302.44। अब जैसे ही आपका फिनिश गुड्स का कॉस्ट पर केजी आ गया, आप इसको कंपेयर करोगे एनआरवी से, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, उस पे आप फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक को मेजर करोगे। और रॉ मटेरियल के क्लोजिंग स्टॉक को कैसे मेजर करते हैं, डिपेंड करता है फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक पर। अगर फिनिश गुड्स कॉस्ट पे मेजर हुआ है तो रॉ मटेरियल भी अपनी कॉस्ट मतलब 128 पे मेजर होगा। अगर फिनिश गुड्स एनआरवी पे मेजर हुआ है जो कि कम है कॉस्ट से, तो फिर रॉ मटेरियल भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे मेजर होगा। इस तरीके से होता है। तो ये था आपका इंड AS 2 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, की पॉइंट। इसमें एक छोटी सी बात और याद रखना, एनआरवी ऑफ द डिफेक्टिव फिनिश गुड्स, मान लीजिए यहां पर आपकी कॉस्ट ऑफ द फिनिश गुड्स 302 आई, मान लो एनआरवी मैंने आपको दिया 450 रुपीज पर। कभी कभार किसी किसी क्वेश्चन में वो आपको बोलता है कि फिनिश गुड्स ना डिफेक्टिव हो गए, या कुछ फिनिश गुड्स डिफेक्टिव है, फॉर एग्जांपल 17,500 में से 1,000 यूनिट्स डिफेक्टिव है। तो याद रखना डिफेक्टिव यूनिट्स की, डिफेक्टिव फिनिश गुड्स की एनआरवी 450 नहीं हो सकती, डिफेक्टिव यूनिट्स की एनआरवी भी रिड्यूस्ड होगी। तो एनआरवी ऑफ डिफेक्टिव फिनिश गुड्स शुड ऑलवेज बी लोअर देन द नॉर्मल एनआरवी, ये याद रखना। तो इसका मतलब अगर मान लो आपका फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है सपोज 2000 केजी, और उसमें से बोल रहा है कि भाई 500 जो केजी है वो डिफेक्टिव है और 1500 केजी जो है वो सही है, तो इसको आप कॉस्ट और इसकी नॉर्मल एनआरवी और इसको कॉस्ट और डिफेक्टिव की एनआरवी विच एवर इज लोअर करके मेजर करोगे। दोनों की एनआरवी अलग अलग होगी, कॉस्ट तो दोनों की सेम होगी। तो दिस वाज योर इंड AS 2। इंड AS 1 हो गया, इंड AS 2 हो गया। अब चलते हैं इंड AS 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट पर। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन से ट्रिकी एडजस्टमेंट है, मुझे एक ट्रिकी एडजस्टमेंट तो ये लगता है कि जब आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, अगर वो फॉरेन करेंसी में होता है, मैं क्या बोल रहा हूं भाई, आपके पास बैलेंस शीट डेट पर जो कैश है वो फॉरेन करेंसी में रखा है 500 का, फॉरेन करेंसी में आपके पास रखा है 500 का, आप उसको रिपोर्टिंग करेंसी मतलब आप उसको अपनी फंक्शनल करेंसी में जब लेके आओगे तो इसको वापस से क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे रीमेजर करोगे, ठीक है। तो उस केस में आपका एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, गेन और लॉस आएगा, क्योंकि जो कैश आपका फॉरेन करेंसी में रखा है ओरिजिनली उसको आपने फंक्शनल करेंसी पे सपोज आपने जब रिकॉर्ड किया होगा तो 80 रुपीज के रेट के हिसाब से रिकॉर्ड किया होगा। अब जब आप बैलेंस शीट डेट पे उसको वापस से रिकन्वर्ट कर रहे हो तो कैश बैलेंस है मतलब फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है, आपने उसको फिर से रीमेजर करके आपने यहां पर 82 पे कर दिया, तो 2 रुपए का जो डिफरेंस आया वो गेन या लॉस होगा, और वो गेन और लॉस आपने अपने P&L में डाल दिया होगा। पर क्योंकि वो गेन और लॉस नॉन कैश है तो आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी CFOA से उस नॉन कैश गेन और लॉस को हटाओगे, गेन को हटाने के लिए डिडक्ट करोगे और लॉस को हटाने के लिए ऐड करोगे। ये तो ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है क्योंकि नॉन कैश है। बट प्रॉब्लम ये है जब हम पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जब तीनों एक्टिविटी का फाइनल टोटल करते हैं तो टोटल करने के बाद हम उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करते हैं और क्लोज, तो उससे हमारा क्लोजिंग आ जाता है। प्रॉब्लम ये है कि ये एडजस्टमेंट करने के कारण आपका जब क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ रहा होगा वो मैच नहीं करेगा जो आपके बैलेंस शीट में दिख रहा होगा, क्योंकि बैलेंस शीट में आपका दिख रहा होगा 82 के हिसाब से, पर आपने 2 रुपए का एक्सचेंज डिफरेंस तो हटा दिया तो वो आपका मैच नहीं करेगा। इसीलिए लास्ट में रिवर्स द अबव गेन लॉस फॉर द रिकंसिलेशन पर्पस, लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस को रिकंसाइल करने के लिए आपको वापस से ये गेन और लॉस जो आपने यहां आपने एलिमिनेट किया था उसका इफेक्ट आपको रिवर्स करना पड़ेगा, गेन को वापस ऐड करना पड़ेगा, लॉस को वापस लेस करना पड़ेगा, ताकि वो आपके बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है कैश का फंक्शनल करेंसी में उससे आपका मैच कर जाए। ये ध्यान रखना बस। इसके अलावा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरी, अगर मैं होल्डिंग कंपनी हूं, सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहा हूं, मान लीजिए मैंने पहली बार 70% एक्वायर किया, तो ये मेरे लिए क्या हुआ, ये मेरे लिए हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, IA CFIA कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पर मान लीजिए मैंने एक बार 70% मतलब सब्सिडरी एक्वायर हो चुकी है ऑलरेडी, मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डाल दिया, अगर वो कैश से खरीदा है तो ऑफ कोर्स मैंने सब्सिडरी एक्वायर किया और कैश पे किया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पर मान लीजिए मैंने
70% एक्वायर करने के बाद सपोज 10% 15% फर्दर एक्वायर किया, तो जो फर्दर एक्वायर कर रहा हूं और कैश पे कर रहा हूं तो वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। तो फर्दर एक्विजिशन इन सब्सिडरी वंस द कंट्रोल इज ऑब्टेन्ड, उसके बाद अगर फर्दर एक्विजिशन होगा तो वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। अब वैसे ही सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, सब्सिडरी में जब आप इन्वेस्टमेंट को सेल, सब्सिडरी के इन्वेस्टमेंट को अगर आप सेल कर रहे हो, उसमें लॉस ऑफ कंट्रोल अगर आपका है, फॉर एग्जांपल आपका 70% इन्वेस्टमेंट था, आपने पूरा 70% बेच दिया, या 70 में से आपने 10% रखा, 60% बेच दिया, आपका कंट्रोल लूज हो गया, तो आप उसको, आपको कैश मिलेगा, तो आपका कैश इनफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। पर अगर आपका कोई लॉस ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ है तो इसका मतलब आपका वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। 70% था, आपने 10% सेल किया, कैश मिला, तो आप उसको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डालोगे। ये था आपका इंड AS 7 का एडजस्टमेंट। मुझे एक और एडजस्टमेंट याद आ रहा है, मैंने यहां पर रिकॉर्ड नहीं किया है। जब कैश फ्लो स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड बनाना पड़ता है होल्डिंग सब्सिडरी का मिलाकर, इन द ईयर, जिस ईयर में हमारी सब्सिडरी हमने एक्वायर की, तो मैं जस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूं। सपोज मैंने करंट ईयर में अपनी सब्सिडरी को एक्वायर करते वक्त उसको कैश पे किया, परचेज कंसिडरेशन कैश पे किया 200 का, और सब्सिडरी के उसी दिन सब्सिडरी के नेट एसेट्स में कैश बैलेंस है 40 का, तो मैंने उसको 200 का कैश पे किया। परचेज करते वक्त मैंने शेयर परचेज करते वक्त 200 पे किए उसको, या मार्केट में पे किए, और उसी दिन सब्सिडरी के नेट एसेट्स में कैश बैलेंस है 40, वो मेरे पास आ गया। तो यहां पर नेट इफेक्ट कितना हुआ, 200 मैंने दिए, 40 मुझे कैश बैलेंस सब्सिडरी का एक तरीके से आ गया। नेट आउटफ्लो होगा 160 का, जो कि आपके कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ये जाता है आपके कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जब आप कंसोलिडेशन बनाते हो। अब बात करेंगे इंड AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। इंड AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एक ही बस ट्रिकी एडजस्टमेंट है, वो है आपका डीकमीशनिंग या डिसमेंटलिंग या रिस्टोरेशन लाइबिलिटी। अगर आपको याद होगा तो आप इनिशियली जब पीपी रिकॉर्ड करते हो तो पीपी की कॉस्ट में आप डीकमीशनिंग, डिसमेंटलिंग की कॉस्ट भी ऐड करते हो प्रेजेंट वैल्यू पे, और वो आप एज अ लाइबिलिटी उसका क्रेडिट इफेक्ट दिखाते हो। एवरी ईयर उसके ऊपर नोशनल इंटरेस्ट बुक करते जाते हो, आपकी वो डीकमीशनिंग लाइबिलिटी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। किसी एक ईयर पे आके मान लीजिए आपने अपनी डीकमीशनिंग लाइबिलिटी में कुछ चेंजेस किए, रिवीजन किए, या फिर आपका जो आउटफ्लो होने वाला है डीकमीशनिंग लाइबिलिटी का, वो आपका आउटफ्लो चेंज हो गया। इससे क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी थी 520 और मैंने रिवाइज्ड लाइबिलिटी निकाली और वो हो गई 550। अब आप बोलोगे सर रिवाइज लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो जिस दिन चेंजेस हुए, जिस दिन आपका एस्टिमेशन चेंज हुआ, उस दिन आपके जो भी नए एस्टिमेशंस हैं और रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर्स बचे हैं, अगर कोई नया डिस्काउंटिंग रेट है तो ठीक है, नहीं तो पुराना डिस्काउंटिंग रेट पर आप वापस से प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, और आज उसकी वैल्यू आ रही है 550 जबकि बुक वैल्यू है लाइबिलिटी की 520। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है। लाइबिलिटी का बढ़ना मतलब लॉस, और अगर उल्टा होता लाइबिलिटी गिरती तो मतलब गेन। तो हमें यहां पर यह समझना है कि उस गेन और लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है। गेन और लॉस का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पीपीई किस मॉडल में चल रही है। पीपीई कॉस्ट मॉडल में चल रही है तो गेन लॉस को आप पीपीई की कॉस्ट में एडजस्ट करोगे। मतलब यहां पर जब लाइबिलिटी बढ़ रही है तो लॉस को मैं पीपी अकाउंट में डेबिट कर दूंगा, मतलब अल्टीमेटली एंट्री करूंगा पीपी अकाउंट डेबिट 30,000 टू डीकमीशनिंग लाइबिलिटी 30,000। अब पीपी की वैल्यू चेंज हो गई तो डेप्रिसिएशन भी आगे चल के चेंज होगा। और अगर गेन आया है, मान लो लाइबिलिटी गिर गई है, तो डीकमीशनिंग लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लाइबिलिटी डेबिट 30,000 टू पीपी। तो अगर पीपी मॉडल, पीपी जो है वो कॉस्ट मॉडल में है, तो जो भी चेंजेस आएंगे वो पीपी की कॉस्ट में एडजस्ट होगा। अगर आप पीपी की कॉस्ट गिरा रहे हो, क्योंकि आपको गेन आ रहा है तो पीपी की कॉस्ट गिरा रहे हो, तो पीपी कितना गिरेगा, अप टू 0 तक गिरेगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। अगर और गिराना है तो बाकी का पीएनएल में जाएगा। पर अगर आपका पीपी रीवैल्यूएशन मॉडल में चल रहा है तो ये जो भी गेन और लॉस आ रहा है डीकमीशनिंग लाइबिलिटी का, ये गेन लॉस आप पीपी की कॉस्ट में एडजस्ट नहीं करोगे, क्योंकि पीपी रीवैल्यूएशन मॉडल पे है। पीपी ऑलरेडी फेयर वैल्यू पर दी हुई है, अगर आपने ये गेन लॉस एडजस्ट कर लिया तो पीपी की फेयर वैल्यू डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ऐसे केस में आप इस गेन लॉस को रीवैल्यूएशन अपवर्ड, रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड की तरह प्रॉपर्ली ट्रीट करोगे। मतलब अगर लॉस हो रहा है, मतलब लाइबिलिटी बढ़ रही है तो लॉस हो रहा है, उस लॉस को आप एग्जिस्टिंग रीवैल्यूएशन रिजर्व से सेट ऑफ करोगे, अगर आपके पास रीवैल्यूएशन रिजर्व रखा है तो। यही पर यहां पर वही लिखा हुआ है, ये देखो रिवॉल्यूशन सरप्लस अकाउंट डेबिट। और अगर रिवॉल्यूशन सरप्लस नहीं है, लॉस है, तो लॉस को पीएनएल में लेके जाएंगे, जैसे अपन डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन का गेम खेलते हैं। और अगर आपको गेन हुआ है
तो उस गेन को आप रिवॉल्यूशन रिजर्व में लेके जाओगे, पर हाँ उससे पहले आप पीएनएल से सेट ऑफ करोगे। अगर आपने पिछली बार पहले कभी डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन करके लॉस को पीएनएल में बुक किया था तो टू दैट एक्सटेंट गेन को आप पीएनएल में बुक करोगे, बाकी का गेन आपका रिवॉल्यूशन रिजर्व में जाएगा, पीपी की कॉस्ट में एडजस्ट नहीं होगा। तो यही एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है आपके पीपीई के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक क्लियर। तो अभी तक हमने क्या देख लिया? अभी तक हमने देख लिया इंड AS 1, इंड AS 2, इंड AS 7 और इंड AS 16। अब अपन बात करेंगे इंड AS 19 की। तो AS 19 में हम अब समझेंगे कौन कौन से ट्रिकी पॉइंट्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्लान एसेट्स की। प्लान एसेट में एक ही सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिकी पॉइंट है, वो है एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने वाला। सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न का वो आपको परसेंटेज क्वेश्चन में देगा, 10%, 12%। अगर वो आपको परसेंटेज नहीं दे रहा है तो जो डिस्काउंटिंग रेट आपने डीबीओ ऑब्लिगेशन, जो डीबीओ लाइबिलिटी वाली डिस्काउंटिंग रेट था, वही डिस्काउंटिंग रेट आप एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए लोगे, अगर उसने आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न का अलग से रेट नहीं दिया है। एक्सपेक्टेड रिटर्न का एंट्री क्या होता है? वो प्लान एसेट को बढ़ाता है और वो आपका इनकम हो जाता है पीएनएल में। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलेगा कैसे, जिसकी 3 सिचुएशंस है, ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूं कि प्लान एसेट के अंदर चीजें क्या क्या आती हैं। तो आप थोड़ा नीचे आइए। प्लान एसेट में एक होता है आपका ओपनिंग बैलेंस, उस ये तो हमें निकालना पड़ेगा। एक होता है आपका कंट्रीब्यूशन, मतलब प्लान एसेट में पैसे डाले, और एक होता है बेनिफिट्स को पे करने के लिए प्लान एसेट से पैसे निकाले। अब सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने कंट्रीब्यूशन बिगिनिंग में किया है प्लान एसेट में कि कंट्रीब्यूशन एंड में किया है। इन द सेम वे आपने बेनिफिट्स पे करने के लिए प्लान एसेट से जो विड्रॉवल किया है वो बिगनिंग में किया है कि एंड में किया है या कोई और डेट पे किया है। तो ये कुछ सिचुएशंस है, इसको देख लीजिएगा। अगर आपने कॉन्ट्रीब्यूशंस और विड्रॉवल प्लान एसेट में ईयर एंड पे किया है तो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आप निकालोगे वो परसेंटेज आप अप्लाई करोगे सिर्फ ओपनिंग बैलेंस पे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लान एसेट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन आपका ईयर एंड में चला गया तो ओपनिंग बैलेंस पूरे ईयर में आउटस्टैंडिंग रहा। अगर कंट्रीब्यूशन और विड्रॉवल बिगनिंग में ही हो चुका है तो ऐसे केस में ओपनिंग बैलेंस प्लस कंट्रीब्यूशन माइनस बेनिफिट्स पेड का के करने के बाद जो भी वैल्यू आती है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट अप्लाई करोगे। ओपनिंग बैलेंस प्लस कंट्रीब्यूशन माइनस बेनिफिट्स। और अगर कंट्रीब्यूशन और बेनिफिट्स मिड ऑफ द ईयर में हुआ है तो ये थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी है। इस केस में हम मान के चल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल में आपका ओपनिंग बैलेंस था 10 लाख रुपीस का और आपने 1 अक्टूबर को कंट्रीब्यूशन किया 3 लाख रुपीस का और बेनिफिट्स पे हुए मान लो 1.4 लाख के। अब आप क्या करोगे? मान लो आपका एनुअल रेट जो है वो सपोज 12% है, तो अब आप क्या करोगे? आप एक्सपेक्टेड रिटर्न 2 बार निकालोगे। पहले 12% ऑफ ओपनिंग, 10 लाख का 12%, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो पहला निकलेगा वो निकला आपका 1,20,000। अब आप देखिए कंट्रीब्यूशन आपका 3 लाख है और आपका बेनिफिट जो है वो 1.4 है, तो आपका नेट इफेक्ट क्या आया? क्योंकि बेनिफिट से तो ये प्लान एसेट से पैसे निकाले होंगे, तो नेट इफेक्ट आया 1.6। इस 1.6 के ऊपर आप एक और बार एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालोगे, पर उसके ऊपर आप 12% मल्टीप्लाई बाय 6/12 नहीं करोगे। आप पहले एक 6 मंथली रेट निकालोगे। 6 मंथली रेट के लिए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0.12 मतलब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एनुअल रेट -1 जो है वो अंडर रूट से बाहर है, तो 1.12 ये अंडर रूट हो गया -1 इंटू 100, तो रेट आ गया 5.83। ये 6 मंथली रेट आएगा। और अब आप 1,60,000 के ऊपर 5.83 मतलब नेट कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर आप करोगे 160 इंटू 5.83 परसेंटेज 9328, तो 120 और 9328 मतलब 129,328 का आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलेगा। ये कब? जब मिड ऑफ द ईयर में हो। अब इसके भी अलावा चौथी सिचुएशन हो सकती है जो सीए इंटर के अंदर पूछी गई थी, जहां कंट्रीब्यूशन की डेट कोई तो भी रैंडम है और बेनिफिट्स की भी कोई भी रैंडम है, मतलब ना बिगिनिंग में है ना एंड में है ना मिड में है, पर कोई अलग अलग डेट्स हैं। फिर ऐसे केस में आपको 6 मंथली रेट निकालने की जरूरत नहीं है, फिर आपको डेट वाइज कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मतलब 10 लाख पे पूरे ईयर का कंट्रीब्यूशन की जो डेट होगी वहां से लेकर रिमेनिंग पीरियड, बेनिफिट्स वहां से लेकर रिमेनिंग पीरियड पर माइनस करके आ जाएगा, वो करके। ठीक है, आया समझ में? If nothing is specified in the question, always assume that contribution is made and benefits are paid at the end of the year. अगर कुछ ना बोला जाए कंट्रीब्यूशन के बारे में और बेनिफिट्स के बारे में तो आपको पहली वाली सिचुएशन एंड ऑफ द ईयर माननी है। अब बात करते हैं
कि डीबीओ और प्लान असेट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, बिकॉज बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आते हैं इंडेस 19 के अंदर, जहां वो बोलता है रिकंसाइल करो पूरे डीबीओ को और प्लान असेट को। तो डीबीओ के अंदर क्या क्या आता है एक बार देख लीजिए। सबसे पहले डीबीओ के अंदर उसका ओपनिंग बैलेंस जो कि क्वेश्चन में दिया होगा, करंट सर्विस कॉस्ट जनरली क्वेश्चन में दिया होगा, या तो इसको निकालने का तरीका आपने पढ़ लिया होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट जो कि आपका ओपनिंग के ऊपर ही लगता है, फिर इंटरेस्ट कॉस्ट लगता है आपके डिस्काउंटिंग रेट वाला, पास सर्विस कॉस्ट क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, पास सर्विस कॉस्ट आपका एक्सपेंस होता है जिससे आपका डीबीओ पेबल बढ़ जाता है। फिर कर्टेलमेंट ऑफ बेनिफिट, बेनिफिट को कर्टेल किया आपने, कुछ इंप्लॉइज के लिए बेनिफिट्स डिसकंटिन्यू कर दिए तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाती है। बेनिफिट्स पेड, आपने बेनिफिट्स पे किए तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। और लास्ट में एक्चुअल गेन और लॉस, मतलब वो जो रीमेजरमेंट गेन और लॉस जिसको आप ओसीआई में डालते हो, और फिर आपका फाइनल क्लोजिंग बैलेंस आता है। प्लान असेट के अंदर एक ओपनिंग बैलेंस, एक्सपेक्टेड रिटर्न अभी निकालना सीखा, प्लस हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन प्लस, बेनिफिट्स माइनस, और लास्ट में एक्चुअल गेन लॉस आपका आता है। फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस फेयर वैल्यू पे आता है। क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा तो एक्चुअल गेन लॉस आपका बैलेंसिंग फिगर निकल सकता है दोनों में। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर का प्रेजेंटेशन पूछता है वो कभी कभार, किसी एक आध क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा है कि बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो पीएनएल के अंदर एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर और ओसीआई के अंदर कौन कौन से आइटम जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर वो भी इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर आपके कौन कौन से आइटम्स जाएंगे, एक तो करंट सर्विस कॉस्ट, पास सर्विस कॉस्ट और गेन ऑन कर्टेलमेंट, अगर आपने कुछ इंप्लॉइज का बेनिफिट कैंसिल आउट कर दिया तो जो आपको गेन हुआ, ये तीन चीजें इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाएंगी। फाइनेंस कॉस्ट में क्या जाएंगी, डीबीओ का इंटरेस्ट और प्लान असेट का एक्सपेक्टेड रिटर्न का नेट ऑफ करके, ठीक है, नेट इंटरेस्ट कॉस्ट। नेट इंटरेस्ट कॉस्ट मींस इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन डीबीओ लेस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान असेट। ओसीआई में क्या जाएगा, एक्चुअल गेन लॉस डीबीओ वाला, एक्चुअल गेन लॉस प्लान असेट वाला, और एक असेट सीलिंग इंपैक्ट जो कि आपको यहां पता चलेगा। बैलेंस शीट में आप डीबीओ और प्लान असेट को नेट ऑफ करके दिखाते हो, आइदर वो नेट डिफाइंड लायबिलिटी होगा या नेट डिफाइंड असेट होगा। अगर वो नेट डिफाइंड लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड दिखेगा, अगर वो नेट डिफाइंड असेट है मतलब वो सरप्लस है। अब वो अगर सरप्लस है तो उस केस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो, इफ देयर इज अ नेट डिफाइंड असेट मतलब सरप्लस, मान लीजिए यहां पर आपका सरप्लस आया 50,000 का, असेट ज्यादा थी लायबिलिटी कम थी, तो आप उस सरप्लस को कंपेयर करोगे असेट सीलिंग से। असेट सीलिंग का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया होगा, उसका मतलब होता है कि अगर आप बुरी से बुरी सिचुएशन में अभी अगर एग्जिट कर दो प्लान से तो आपको कितनी रिकवरी बेयर मिनिमम होगी, कितना रिफंड मिलेगा। मान लीजिए वो आपको बोल रहा है 40 और सरप्लस अमाउंट खुद है 50, विच एवर इज लोअर विल बी आपकी नेट डिफाइंड असेट शो होगी आपके असेट साइड में। मतलब ऐसे केस में 50,000 की असेट थी, आपने 40,000 पर शो की, तो 10,000 जो आपने नुकसान रिपोर्ट किया उसको आप ओसीआई में लेके जाते हो क्योंकि वो अनरियलाइज्ड होता है। पर अगर मान लो रिकवरी की वैल्यू 60,000 है, विच एवर इज लोअर 50 और वो 50 पे ही दिख रहा है, तो कोई भी एसेट सीलिंग का लॉस ओसीआई में नहीं जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। सो दिस वाज इंड एस 19 के सारे ट्रिकी पॉइंट्स। अब चलते हैं इंड एस 20। इंड एस 20 में कुछ खास ट्रिकी पॉइंट्स मुझे दिखे नहीं। आप बोलोगे सर वो जो एक लोन होता है गवर्नमेंट ग्रांट, इंटरेस्ट फ्री लोन पे मिलता है, या फिर आपका गवर्नमेंट ग्रांट जो होता है वो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, बेटा वो तो कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का पॉइंट आ गया। पर उसके अलावा और क्या है, इफ क्वेश्चन आस्क हाउ द ग्रांट शुड बी अकाउंटेड फॉर, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि ग्रांट को कैसे अकाउंट फॉर करेंगे, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो, ग्रांट को बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा, ये ग्रांट मिली, वो ग्रांट मिली, ऐसा मिला, तो इसका मतलब समझ जाना वो आपसे पूछ रहा है कि बैलेंस शीट और पी&एल का एक्सट्रैक्ट बना के दो। मैंने ये ध्यान दिया है आईसीएआई के क्वेश्चंस में जहां जहां लिखा होता है हाउ द ग्रांट शुड बी अकाउंटेड फॉर, तो आप समझ जाना कि वो आपसे वो ट्रीटमेंट तो पूछ ही रहा है, पर ट्रीटमेंट के बाद आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेफर्ड ग्रांट इन बैलेंस शीट। डेफर्ड ग्रांट कहां कहां आती है, जब कोई कंडीशनल ग्रांट आपको मिली है और आपको फ्यूचर के ईयर्स में कंडीशन को फुलफिल करना है, तो आपको डेफर्ड ग्रांट अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस शीट में दिखाना होता है। अगर आपको ग्रांट पीपीई परचेज करने के रिस्पेक्ट में मिलती है और आपने पीपी की कॉस्ट से लेस करके नहीं दिखाया, आप अलग से डेफर्ड इनकम दिखा रहे हो, तो आपकी डेफर्ड ग्रांट आती है। उस केस में उस डेफर्ड ग्रांट को आप लायबिलिटी साइड दिखाते हो, पर आपको उसके दो पोर्शन करना होता है, एक करंट एक नॉन करंट। करंट पोर्शन कितना होता है, करंट पोर्शन होता है इक्वल टू द इमीडिएट नेक्स्ट ईयर इनकम। मतलब फॉर एग्जांपल आपका डेफर्ड ग्रांट का जो बैलेंस है, मान लो डेफर्ड ग्रांट का बैलेंस है 5 लाख, नेक्स्ट ईयर आप उसमें से 1 लाख अमोटाइज करने वाले हो, तो आप 1 लाख दिखा दोगे करंट में और 4 लाख आप दिखा दोगे नॉन करंट में। आया समझ में? और ये आपकी लायबिलिटी साइड दिखेगा। ये था आपका इंड एस 20। अब आते हैं इंड एस 21 के कुछ ट्रिकी एडजस्टमेंट्स पे। इंड एस 21 के अपन ट्रिकी एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स। फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स
तो फॉरेन करेंसी बोरिंग्स के केस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस तरीके से टेबल बनाया करो, इंस्टीट्यूट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैंने ये टेबल बना के दिया है। मान लीजिए आपका ओपनिंग बैलेंस है फॉरेन करेंसी बोरिंग का, लेट अस से $15,000। आपको क्वेश्चन में ओपनिंग एक्सचेंज रेट देगा फॉर एग्जांपल 76, तो ये कितना आया 15,000 इंटू 76, ये हो गया 11,40,000। अब वो बोलेगा भाई इंटरेस्ट का रेट, और इंटरेस्ट का रेट डॉलर फॉर्म में होगा फॉर एग्जांपल 5%। तो आप सबसे पहले 5% ऑफ $15,000 पे लगाओगे, 15,000 इंटू 5%, $750। अब $750 इंटरेस्ट है, तो जब आप उसको फंक्शनल करेंसी में ट्रांसलेट करोगे तो आपको पता होना चाहिए आप एवरेज रेट पे करते हो। एवरेज रेट मान लो कुछ भी है, सपोज एवरेज रेट 78 है, तो आप उसको एवरेज रेट पे करोगे 750 इंटू 78, ये हो गया 58,500, ये प्लस हो जाएगा। कुल मिला के आप फॉरेन करेंसी बोरिंग को ट्रांसलेट कर रहे हो फंक्शनल करेंसी में। रीपेमेंट, अब आपको वो बोलेगा कि भाई ईयर के एंड में या फिर कहीं पे भी हमने फॉरेन करेंसी बोरिंग रीपे किया, सपोज वो बोल रहा है कि हमने सपोज $2,000 का फॉरेन करेंसी बोरिंग रीपे किया, तो डॉलर वाइज तो वो सिंपली माइनस हो गया। जनरली नॉट नेसेसरी, पर जनरली रीपेमेंट वो आपको बोलता है कि ईयर एंड पे करो, तो ईयर एंड का क्लोजिंग रेट आप ले लेना। पर अगर मान लो वो रीपेमेंट की कोई दूसरी डेट दे रहा है, रीपेमेंट बोल रहा है कि आपने दिसंबर में किया, नवंबर में किया, तो उस दिन जो भी एक्चुअल रेट होगा रीपेमेंट के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे, नहीं तो क्लोजिंग रेट। मान लेते हैं क्लोजिंग, सपोज क्लोजिंग रेट है 80 या 81 है, चलो 81, तो 2000 इंटू 81 आपने रीपे कर दिया यहां पर 162, ये आपका क्लोजिंग ऐसे आ गया। अब अगर आप डॉलर फॉर्म में क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे तो 15,000 प्लस 750 माइनस 2,000, तो डॉलर फॉर्म में आ गया आपका $13,500 का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द फॉरेन करेंसी लोन। अगर आप उसकी कैरिंग अमाउंट निकालोगे, क्योंकि आप कन्वर्ट कर चुके हो, तो कैरिंग अमाउंट निकालोगे तो 1140 प्लस 58,500 माइनस 162, तो कैरिंग अमाउंट आपकी आएगी 1036,500। पर प्रॉब्लम यह है कि अब आपको 13,500, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फॉरेन करेंसी लोन है, ये आपका फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है, और फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम को मुझे वापस से 81 क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे रीमेजर करना पड़ेगा। तो 13,500 इंटू 81 मैं उसको रीमेजर करूंगा, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 10,93,500, जबकि कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू थी 10,36,500, तो 10,36,500 आपका 57,000 से आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, ये आ गया आपका एक्सचेंज डिफरेंस। आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी तो इसका दूसरा इफेक्ट आप P&L में डालोगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, इसलिए मैंने इसको कवर किया। इसी के अंदर कई बार जब वो आपको बड़े बड़े इंडियस 21 के क्वेश्चन देता है, जब वो बोलता है कि आप फाइनल फॉरेन सब्सिडी को कन्वर्ट करके फाइनल बैलेंस शीट बनाओ, या फिर आप कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ, फॉरेन करेंसी से फंक्शनल करेंसी में लेके आओ, तो उस केस में इन्वेंट्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे जब इसके ऊपर कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर लगाना है, असेट को कैसे कन्वर्ट करेंगे जब उसके ऊपर इंड AS 36 इंपेयरमेंट लगाना है, उसके कुछ ट्रिकी पॉइंट्स हैं। मान लीजिए आपकी इन्वेंट्री है, सपोज आपके फॉरेन सब्सिडरी के पास आपकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, तो पहले आप उस इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालोगे। तो इन्वेंट्री की फॉरेन करेंसी वैल्यू मान लो वो बोल रहा है आपको कि $8,000 की है। आपको बोलेगा कि भाई ये इन्वेंट्री जब खरीदी गई थी ना, तो ये इन्वेंट्री खरीदी गई थी तो उस टाइम पे रेट चल रहा था 79, तो आपने वैल्यू निकाल ली 8,000 इंटू 79, ये आ गया 6,32,000। अब वो बोलेगा कि एनआरवी आपको निकालनी है, तो एनआरवी के केस में डिटरमाइन एनआरवी इन फॉरेन करेंसी फर्स्ट, तो सबसे पहले वो आपको उसकी एनआरवी देगा। सपोज वो आपको उसकी एनआरवी देता है, वो आपको उसकी एनआरवी दे रहा है सपोज 7,800, जो कि कॉस्ट से कम है, ठीक है, एनआरवी मल्टीप्लाई बाय देन ट्रांसलेट इट इनटू द एक्सचेंज रेट अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एनआरवी। जनरली एनआरवी के लिए वो आपको क्लोजिंग बोलेगा कि हमने क्लोजिंग डेट पर एनआरवी डिटरमाइन किया और क्लोजिंग रेट चल रहा है 81 का, तो 78 इंटू 81 ये आ गया 631,800। तो देख लो 632 और 631,800, आप कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, आप 631,800 पे अपनी एनआरवी को कंटिन्यू करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। यहां छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूं। मान लो एनआरवी, सपोज एनआरवी आपका कॉस्ट से ज्यादा है, सपोज 9,000 है, पर रेट और कम हो गया है, सपोज रेट जो है वो 75 हो गया है, 70 हो गया, चलो 9,000 इंटू 70 ये आ गया 630। देखो जी फिर भी रुपी वैल्यू में आपकी एनआरवी ही कम आ रही है, ठीक है। तो ये नहीं करना है कि आपकी डॉलर फॉर्म में एनआरवी ज्यादा है तो रीमेजर करने की जरूरत नहीं है, आपको रुपी वैल्यू में कंपैरिजन करना है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ? तो ये ध्यान रखना। इन द सेम वे पीपीई का क्या होगा, पीपीई भी वही, कैरिंग अमाउंट आपका सेम उस तरीके से, ओरिजिनल कॉस्ट उसका उस टाइम का स्पॉट रेट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। रिकवरेबल अमाउंट आपके डॉलर के फॉर्म में कितना है और आज का एक्सचेंज रेट कितना है, कंपेयर करके आपका
आपको इंपेयरमेंट लॉस निकालना है रुपये के फॉर्म में। ये एक समरी मैंने यहां पर रखी है, मेरी कंसेप्ट बुक से ही मैंने कॉपी किया है, समरी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस। अगर आप देखोगे तो यहां पर अगर आप फॉरेन करेंसी से फंक्शनल करेंसी में कन्वर्जन करते हो, फॉरेन से फंक्शनल में कन्वर्जन करते हो, जब आप फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम्स जैसे फॉरेन डेटर्स, क्रेडिटर्स, बोरिंग को कन्वर्ट करते हो, तो जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आता है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में डाल रहे हो, ठीक है, ओसीआई में नहीं डालते हो। नॉर्मल फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम के कन्वर्जन। इवन जब आप किसी नॉन मॉनिटरी फॉरेन करेंसी आइटम्स जैसे बिल्डिंग, इन्वेंट्री, विच आर मेजर्ड एट अदर देन कॉस्ट, जैसे पीपी रीवैल्यूएशन मॉडल में है, अगर आप उसको भी ट्रांसलेट करते हो न्यू रेट पे, तो जो भी डिफरेंस आता है आप उसको एक्सचेंज डिफरेंस को पी एंड एल में लेके जाते हो, अगर वो मेजर्ड एट अदर देन कॉस्ट थ्रू पी एंड एल है तो। पर अगर कोई नॉन मॉनिटरी फॉरेन करेंसी आइटम मेजर्ड एट अदर देन कॉस्ट थ्रू ओसीआई है, दोनों का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे इन्वेंट्री, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब क्या ये इन्वेंट्री नॉन मॉनिटरी आइटम हुआ? हाँ। सपोज एनआरवी लोअर हुआ तो ये मेजर्ड एट अदर देन कॉस्ट है, पर उसका इंपैक्ट कहां जाता है जब आप विच एवर इज लोअर करते हो? पी एंड एल में। तो जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा वो भी पी एंड एल में। पर पीपीई रिवैल्यूएशन मॉडल, अब पीपी रिवैल्यूएशन मॉडल के केस में अगर आप पीपी की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो रिवैल्यूएशन रिजर्व ओसीआई में जाता है, तो उसका एक्सचेंज डिफरेंस भी ओसीआई में जाएगा। इसीलिए यहां अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है फॉरेन सब्सिडरी से और उसमें अगर एक्सचेंज डिफरेंसेस हैं तो वो पीएनएल में ही जाएगा, क्योंकि डिविडेंड नॉर्मली पीएनएल में जाता है। पर जब आप, अब देखो ये था आपका फॉरेन करेंसी से फंक्शनल करेंसी, अब आप कर रहे हो फंक्शनल से प्रेजेंटेशन। जब आप फंक्शनल करेंसी से प्रेजेंटेशन करेंसी में जाते हो और आप फॉरेन ऑपरेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट करते हो, तो जो भी डिफरेंसेस आते हैं वो सब आप ओसीआई में लेके जाते हो। यस, ओसीआई, ऑल्सो सम पोर्शन इन एनसीआई, क्योंकि आप पेरेंट कंपनी हो तो जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आया आप उसको ओसीआई में लेके जाते हो। उसके दो हिस्से करते हो, पेरेंट का शेयर और एनसीआई का शेयर। एनसीआई का शेयर एनसीआई के पास चला गया और पेरेंट का शेयर एफसीटीआर में दिखता है, याद होगा आपको, ये दिखता है आपका एफसीटीआर में। इसी तरीके से नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशंस का एक्सचेंज डिफरेंस आपका ओसीआई में जाता है। और अगर आप अपने खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फंक्शनल से प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर रहे हो तो पूरा का पूरा एफसीटीआर मतलब ओसीआई के थ्रू जाता है, पीएनएल में कहीं नहीं जाता है। तो कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी, फंक्शनल करेंसी से प्रेजेंटेशन करेंसी में जब भी जाओगे तो आपको पीएनएल वाले रूट से नहीं जाना है एक्सचेंज डिफरेंस को लेकर, ठीक है। आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी क्वेश्चन बैंक का 310 या फिर मस्ट डू लिस्ट का क्वेश्चन नंबर 49 जरूर 49 जरूर करना। पूरा एक फुल फ्लैज क्वेश्चन है पूरे फाइनल अकाउंट्स का फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है। ये हो गया आपका इंड AS 21। अब अपन बात करेंगे इंड AS 23 की, बड़ी मजेदार पॉइंट आएगी इसमें। आइए इंड AS 23 पर बात करते हैं। इंड AS 23 बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट में दो बोरिंग्स होती हैं, एक होती है स्पेसिफिक और एक होती है जनरल। पहले स्पेसिफिक बोरिंग को समझते हैं कि उसका कैपिटलाइजेशन कैसे होता है। स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट शैल बी कैपिटलाइज्ड टू द क्वालिफाइंग एसेट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कैपिटलाइजेशन पीरियड। स्पेसिफिक बोरिंग के केस में आपको ना सबसे पहले कैपिटलाइजेशन पीरियड चाहिए होता है। देखो पूरे ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो पूरे ईयर में मैक्सिमम 12 मंथ्स के लिए ही आप बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हो, पर समटाइम्स 11 मंथ्स के लिए कैपिटलाइज हो सकती है, 10 मंथ्स, 9 मंथ्स। तो ये जो मंथ्स में बोल रहा हूं ये है कैपिटलाइजेशन पीरियड। तो कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कब से करना है और एंड कब तक करना है? डेट ऑफ फर्स्ट एक्सपेंडिचर। तो मान लीजिए आपकी स्पेसिफिक बोरिंग के चक्कर में, बोरिंग से आपने कब कब एक्सपेंडिचर किया? आपने 1 अप्रैल को लोन लिया, आपने 1 मई को एक्सपेंडिचर किया 5 लाख का, फिर 1 जुलाई को एक्सपेंडिचर किया 7 लाख का, ऐसे करके सो ऑन। तो आपका कैपिटलाइजेशन पीरियड स्टार्ट कब से होगा? डेट ऑफ फर्स्ट एक्सपेंडिचर और डेट ऑफ लोन विच एवर इज लेटर। मतलब डेट ऑफ लोन और डेट ऑफ फर्स्ट एक्सपेंडिचर विच एवर इज लेटर मतलब 1 मई। तो आप 1 मई से कैपिटलाइजेशन करना स्टार्ट करोगे विच एवर इज लेटर। टू कब तक? अपने को तो टोटल मंथ्स चाहिए। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेट, मान लीजिए आपकी असेट कंप्लीट हुई है 1 मार्च को, कंप्लीशन। डेट ऑफ लोन रिपेमेंट, मान लीजिए लोन रिपेमेंट अभी हुआ ही नहीं है, और डेट ऑफ ईयर एंडिंग भी आ जाएगी यहां पर। डेट ऑफ ईयर एंडिंग है सपोज 31 मार्च, विच एवर इज अर्लियर। यहां था विच एवर इज लेटर और यहां है विच एवर इज अर्लियर। विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से अर्लियर क्या है? 1 मार्च। तो बेसिकली 1 मई से 1 मार्च कितने महीने हो रहे हैं? 10 मंथ्स। तो अब आप 10 मंथ्स का कैपिटलाइजेशन पीरियड मानते हुए बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करोगे। इसमें एक और बात, मान लीजिए आपका जो लोन था वो था 15 लाख का 10%, पर आपने एक्सपेंडिचर किया सिर्फ 5 लाख और 7 लाख, मतलब आपने एक्सपेंडिचर किया 12 लाख का।
तो आप बोरिंग कॉस्ट किसके ऊपर कैपिटलाइज करोगे, 15 लाख के ऊपर कि 12 के ऊपर, आप करोगे 12 के ऊपर। तो 10% मल्टीप्लाई 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन पीरियड, मतलब 10/12। ऐसे नहीं कि 5 के ऊपर मंथ्स और 7 के ऊपर अलग मंथ्स फ्रॉम 1/7, नहीं। अगर स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट है तो इंटायर specific borrowing cost shall be capitalized from the date of first expenditure on the qualifying asset irrespective of expenses on different dates। तो कुल मिला के टोटल एक्सपेंसेस 12 लाख मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन पीरियड मल्टीप्लाई बाय रेट। इस तरीके से आप बोरिंग कॉस्ट को, स्पेसिफिक वाली बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हो। अगर कोई टेम्पररी इनकम आपने अर्न की है तो कैपिटलाइजेशन से पहले आप टोटल बोरिंग कॉस्ट में से माइनस करोगे और रिमेनिंग के लिए आप वो मंथ वाला जो कैपिटलाइजेशन पीरियड है वो करोगे। अब बात करते हैं जनरल बोरिंग्स के केस में। जनरल बोरिंग के केस में आपको पता होगा कि आपको वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट, जिसको आप वेटेड एवरेज बोरिंग रेट बोलते हो, वो निकालना पड़ता है। वो निकालने की कोई ट्रिक नहीं है, मतलब वो मैंने नहीं रखा है यहां पर एक छोटा सा ट्रिकी एडजस्टमेंट्स आपको मैं बताता हूं अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। टोटल जनरल बोरिंग्स आर मोर देन टोटल एक्सपेंडिचर। मान लीजिए मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं जहां पर मान लीजिए HDFC, ICICI और SBI, इन तीनों से मैंने लोन लिया है। HDFC से लोन लिया है 15 लाख का, ICICI से 10 लाख का, SBI से 7 लाख का। कितना हुआ, 15 + 10 + 7, कुल मिला के आपकी 32 लाख की बोरिंग है। पर मान लीजिए जो आपके एक्सपेंडिचर हैं तो वो आपके प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, क्वालिफाइंग नॉन क्वालिफाइंग मिलाकर सब कुछ, वर्किंग कैपिटल, इन सब पे एक्सपेंडिचर है। प्लांट एंड मशीनरी है 12, बिल्डिंग है 12 के बाद 14, ठीक है ना, 12 14, फर्नीचर 1 लाख, वर्किंग कैपिटल 2 लाख। कितना हो रहा है, 1 और 2 कितना हो रहा है, 29। अब आपका एक्सपेंडिचर कितना है, 29, आपकी बोरिंग कितनी है, 32, ज्यादा है। देखो, टोटल जनरल बोरिंग्स आर मोर देन टोटल एक्सपेंडिचर। दिस इज द सिचुएशन जहां बोरिंग ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। क्या करोगे, कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट बेस्ड ऑन WABR। डेफिनेटली HDFC का रेट अलग होगा, ICICI का रेट अलग होगा और आपका SBI का रेट अलग होगा। आपने तीनों के रेट्स का एक वेटेड एवरेज निकाला होगा और उस वेटेड एवरेज को आप अप्लाई करोगे प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, फर्नीचर, वर्किंग कैपिटल के ऊपर, तो कैपिटलाइजेशन होगा ही नहीं, मतलब WABR निकालेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। बट अगर सिचुएशन उल्टी हुई, जैसे कि आपने ये बोरो किया पर आपने एक्सपेंडिचर किया, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग आ गया सपोज 20, अब करो 12 20 + 2 + 1, आपने पूरी बोरिंग को इन चारों में लगाया, ठीक है, भले क्वालिफाइंग हो चाहे नॉन क्वालिफाइंग हो, ये हो गया 35। ये सिचुएशन, टोटल बोरिंग्स आर लेस देन टोटल एक्सपेंडिचर। ऐसे केस में अब आपको वेटेड एवरेज बोरिंग रेट नहीं अप्लाई करना है, आपको निकालना ही नहीं है। आपका इन तीनों का जो टोटल बोरिंग कॉस्ट आ रहा है, ग्रॉस टोटल, HDFC, ICICI, SBI का मिलाकर, उस इंटरेस्ट को आप इस एक्सपेंडिचर के प्रपोर्शन में डिवाइड कर दोगे, 12:20:1:2, इस रेशियो में डिवाइड कर दोगे। अलोकेट टोटल बोरिंग कॉस्ट इन द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, आप एक्सपेंडिचर के रेशियो में अलोकेट कर दोगे। कुछ आया समझ में, WABR यहां नहीं निकालोगे। ये था ट्रिकी पॉइंट ध्यान रखने वाला। यहां पर ये पॉइंट दिखाने से पहले यहां पर एक और डिस्कस कर लेते हैं, हाउ टू कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट ऑन एक्सपेंडिचर्स व्हेन देयर आर 2 और मोर ईयर्स। मैं आपको एक क्वेश्चन यहां पर दिखाना चाहूंगा 307, और अगर मैं मस्ट डू क्वेश्चन में जाऊं, ये रहा मस्ट डू क्वेश्चन 57 या मेरी क्वेश्चन बैंक का 307। ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो, LT लिमिटेड, जहां पर 4 बार एक्सपेंडिचर किया है, कुल मिला के 50 करोड़ का एक्सपेंडिचर है, पर आपने जुलाई से रिडीमेबल डिबेंचर इशू किए 50 करोड़ के। ये दोनों एक्सपेंडिचर करने के बाद आपने 50 करोड़ का लोन लिया है, इस टाइम पर आपका लोन नहीं था। तो ऐसे केस में आप कैपिटलाइजेशन कैसे करते हो, आपको अलग अलग ईयर में आपने एक्सपेंडिचर किए थे। तो क्या होगा जब आपके एक्सपेंडिचर एक से ज्यादा ईयर में हो रहे हैं, तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल लास्ट ईयर। मान लीजिए आपने लास्ट ईयर में जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया, तो अपन चलते हैं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि भाई 31 मार्च X1 में कितना कैपिटलाइज होगा, 31 मार्च X2 में, और 31 मार्च X3 में कितना कैपिटलाइज होगा। तो मान लीजिए मैं X2 की बात कर रहा हूं, तो X2 मतलब 1 अप्रैल X1 से 31 मार्च X2, इस दौरान आपको कैपिटलाइजेशन कितना करना पड़ेगा बोरिंग कॉस्ट का। आप देखिए, आपने पहला एक्सपेंडिचर किया है 1 जनवरी X1, जो कि अप्रैल X1 से पहले है, मतलब 5 करोड़ का एक्सपेंडिचर पिछले साल हो गया था। तो क्या है ये, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल लास्ट ईयर मतलब 5 करोड़, मल्टीप्लाई बाय टाइम वेट। टाइम वेट कितना, फ्रॉम ओपनिंग डेट और लोन डेट विच एवर इज लेटर। आइए, ओपनिंग डेट, करंट ईयर की ओपनिंग डेट कितनी है, 1 अप्रैल,
और लोन डेट कितनी है? 1 जुलाई, 1 अप्रैल और 1 जुलाई, विच एवर इज लेटर, 1 जुलाई। तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च, 9 महीने। तो इसको मैं 5 × 9/12 टू क्लोजिंग डेट और सेसेशन डेट। सेसेशन मतलब जब काम कंप्लीट हो गया, तो क्लोजिंग डेट मतलब 31 मार्च, और सेसेशन हुआ ही नहीं है इस क्वेश्चन में। जो सेसेशन हुआ है वो 2013 में हुआ है, तो सेसेशन बाद में आ रहा है, क्लोजिंग पहले आ रहा है, इसीलिए विच एवर इज अर्लियर। तो पिछले वाले एक्सपेंडिचर पर आप करंट ईयर में कैलकुलेशन कर रहे हो, पिछले वाला एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई बाय टाइम वेट के लिए ओपनिंग करंट ईयर की ओपनिंग डेट और लोन डेट विच एवर इज लेटर, क्योंकि लोन ही अगर बाद में तो बात ही खत्म हो गई ना, और क्लोजिंग डेट और सेसेशन डेट विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो पहले हुआ। फिर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज टिल लास्ट ईयर, कुछ बोरिंग कॉस्ट आपने लास्ट ईयर में भी कैपिटलाइज की होगी, वो उसके ऊपर आप फिर से कैपिटलाइज करोगे, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा ऐसे। तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज टिल लास्ट ईयर, सेम वही, टाइम वेट फ्रॉम ओपनिंग डेट टू द लेटर ऑफ क्लोजिंग और सेसेशन डेट, और करंट ईयर के एक्सपेंडिचर पर जो नॉर्मली टाइम वेट लगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मतलब मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको ये ट्रिक मेरी लिखी हुई नहीं भी समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट ये क्वेश्चन में आप क्वेश्चन सॉल्व करके अपने खुद की ट्रिक बना के जाना। जैसे 2003 लास्ट ईयर में जब तुम आओगे तो वहां देखो, 2003 ईयर एंडिंग लास्ट ईयर में आओगे तो तुमने पिछले साल तक कितने एक्सपेंडिचर कर लिए थे? सोचो, एक्सपेंडिचर तुम्हारे ये सब हैं, तुमने ये कर लिया था, ये कर लिया था, ये कर लिया, तुम्हारे 3 एक्सपेंडिचर पुराने हो चुके थे, 5/20/20, 5/20/20, और लास्ट ईयर में तुमने इतना इंटरेस्ट भी 1.875 ये कैपिटलाइज कर रखा था। अब इनके ऊपर देखो तुम क्या टाइम वेट लगा रहे हो, 3/12। कैसे? एक्सपेंडिचर इनका टिल लास्ट ईयर है, तो ओपनिंग डेट तो 2013 का 12/13 का ओपनिंग मतलब 1 अप्रैल, और लोन डेट तो लोन तो उससे पहले हो गया, तो मतलब 1 अप्रैल, टू क्लोजिंग डेट और सेसेशन डेट। करंट ईयर का क्लोजिंग 31 मार्च है, जबकि सेसेशन आपका काम कंप्लीट हो चुका है, काम आपका 30 जून में ही कंप्लीट हो चुका है, तो ओपनिंग 1 अप्रैल से 30 जून मतलब 3 महीने। तो आपने इसके ऊपर 3 महीने का ही टाइम वेट लगाया, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये ट्रिक पर ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हुआ। अब इसके अलावा कैपिटलाइजेशन इन द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन याद होगा, ये वाला क्वेश्चन याद है आपको? ग्रुप पेरेंट कंपनी की 3 सब्सिडरीज हैं, एक है उसकी रियल एस्टेट कंपनी, एक होती है उसकी सब्सिडरी कंस्ट्रक्शन कंपनी, एक होती है फाइनेंस कंपनी, पेरेंट कंपनी, और वो आपको बोलता है कि इंडिविजुअल के साथ साथ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितना बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा, याद है? उसमें एक पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं। पेरेंट कंपनी, हाँ, फाइनेंस कंपनी रेज्ड 20 लाख एट 7% पर एनम एक्सटर्नली एंड इशूड लोन टू पेरेंट। फाइनेंस कंपनी, सब्सिडरी कंपनी ने लोन लिया और वो पैसा पेरेंट को दे दिया, और पेरेंट कंपनी ने क्या किया? यूज लोन टू अक्वायर द न्यू सब्सिडरी, मतलब उसने क्वालिफाइंग एसेट में नहीं लगाया। पर जब आप ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन निकालते हो तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रुप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या? कैलकुलेट टोटल जनरल बोरिंग। सबसे पहले तो आप देखो कि पेरेंट की और बाकी सब्सिडरी की को ओवरऑल बोरिंग कितनी कितनी है। ऑल जनरल बोरिंग शैल बी टेकन इवन इफ यूज्ड एज इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। जैसे इस क्वेश्चन में 20 लाख रुपीस फाइनेंस कंपनी ने पेरेंट को दिया और पेरेंट ने न्यू सब्सिडरी एक्वायर करने के लिए दिया, तो भी 20 लाख रुपीस को कंसीडर किया गया आईसीआई के सॉल्यूशन में फॉर द कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। तो सबसे पहले तो आप ऑल जनरल बोरिंग्स ले लो, जितनी जितनी बोरिंग्स है अलग अलग रेट पर। मान लीजिए आपकी 2 बोरिंग्स हैं, सपोज एक है, मैं कुछ भी आइटम ले लेता हूं, सपोज एक है आपकी 5 लाख वाली 8% और एक है 7 लाख वाली 9%। अब ये क्वालिफाइंग एसेट में लगी है नहीं लगी है फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आप इनके ऊपर एक्चुअल इंटरेस्ट निकालो, तो 5 लाख का 8% 40,000 और 7 लाख का 63 और 40, ये हो गया 1,03,000 का इंटरेस्ट आपने निकाला इन बोरिंग्स के ऊपर। कैलकुलेट वेटेड एवरेज बोरिंग, तो ये आपने निकाला 1,03,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100। अलग अलग परसेंटेज है ना, इसीलिए वेटेड एवरेज कर रहे हैं। सेम परसेंटेज होता तो निकालने की जरूरत नहीं होती। तो ये आया आपका वेटेड एवरेज 8.58, ठीक है। अब कैलकुलेट टोटल एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट। अब आप ये देखो कि आपने क्वालिफाइंग एसेट में टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया है। तो मान लीजिए आपने टोटल एक्सपेंडिचर क्वालिफाइंग एसेट में किया है 9 लाख रुपीस का, पर उसके अंदर आपका इंटर कंपनी प्रॉफिट शामिल है। तो मान लीजिए आपका इंटर कंपनी प्रॉफिट 50,000 शामिल है, वो आपने हटा दिया, ये हुआ 850। ये कैसे आया? आप इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो यहां वही बोल रहा है कि रियल एस्टेट कंपनी क्या कर रही है, रियल एस्टेट कंपनी ने एक्सपेंडिचर क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर किया है 15,40,000 का, और ये सारा काम उसको उसकी को सब्सिडरी कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने उसको करके दिया, परफॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्शन कंपनी, और अमाउंट जो उसने इनवॉइस किया वो 10% प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड किया। तो रियल एस्टेट कंपनी बोल रही है कि मेरा खर्चा 1540, पर उसके अंदर
को सब्सिडरी का 10% प्रॉफिट शामिल है। अगर वो मैं हटा दूं तो 14 लाख रुपीस ओरिजिनल एक्सपेंडिचर है। तो मैं वही बोल रहा हूं कि ओरिजिनल एक्सपेंडिचर इंटरकंपनी प्रॉफिट हटाने के बाद कितना है, 850। अब 850 के ऊपर आप 8.58 लगाओ, 850 के ऊपर 8.58 लगाया तो आपका आया 72,930। बस 72,930 और 103 विच एवर इज लोअर। आप कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट शुड बी लेस देन और इक्वल टू द एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट। तो आपका बोरिंग कॉस्ट फाइनली कैपिटलाइज होगा 72,930। आया समझ में? अगर एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता, फॉर एग्जांपल आपका एक्सपेंडिचर होता सपोज 16 लाख रुपए का, फॉर एग्जांपल 16 माइनस 50, 16 माइनस 50 कितना, 1550, 1550 होता, 1550 इंटू 8.58 कितना आ रहा है, 132, जबकि एक्चुअल इंटरेस्ट कितना है, 103। तो आप मैक्सिमम कितना को अप्लाई करते हैं, 103। तो इस तरीके से इसमें बस एक ही चीज याद रखनी है, इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, ऑल जनरल बोरिंग्स को ले रहा है, भले वो जनरल बोरिंग्स डायरेक्टली क्वालिफाइंग एसेट में यूज नहीं भी हुई है तो भी। ठीक है, इस तरीके से ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप करोगे। इसका मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया मेरी क्वेश्चन बैंक का 402 या फिर मस्ट डू क्वेश्चन लिस्ट का 58। ये वाला क्वेश्चन आप जरूर एक बार देख के जाना। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ट्रिकी एडजस्टमेंट यहां पर था। कमिंग टू इंड AS 28 नाउ, कमिंग टू इंड AS 28, अगर इंड AS 28 की बात करें तो इसमें दो छोटे से ट्रिकी एडजस्टमेंट्स हैं। एक तो जब आप अपने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को डिसकंटिन्यू कर देते हो, मतलब डिसकंटिन्यू दो तरीके से हो सकता है, या तो आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो, बेच रहे हो, या तो आप उसको सब्सिडरी में कन्वर्ट कर रहे हो, एक और फर्दर इन्वेस्टमेंट करके आपने सब्सिडरी बना लिया। किसी भी तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट खत्म हो गया। जब तक वो आपका इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट था तो उस एसोसिएट के प्रॉफिट एंड लॉस में आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट था और उसके ओसीआई में भी आपका शेयर ऑफ गेन लॉस था। तो उसके ओसीआई में जो आपका शेयर ऑफ गेन लॉस था वो आपने अपने कंसोलिडेट ओसीआई में डाल के रखा था। पर अब जब वो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट आपका डिसकंटिन्यू हो गया, एसोसिएट खत्म हो गई, तो जो शेयर ऑफ ओसीआई गेन लॉस आपने अपने ओसीआई में बुक करके रखा है उसको रिसाइकिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिसाइकिल। पेरेंट्स शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड ओसीआई ऑफ द एसोसिएट इज अकाउंटेड। कैसे, अगर वो ओसीआई का आइटम रिसाइकलेबल है, मतलब अलाउड है कि हम पीएनएल में डाल सकते हैं, तो वो जो कंसोलिडेट ओसीआई में आपका जो एक्यूमुलेटेड गेन और लॉस रखा है उसको आप अपने पीएनएल में लेके जाओ, अगर अलाउड है तो। आपको पता है ना, ओसीआई अलाउड टू बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल और नॉट अलाउड टू बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल। अगर वो अलाउड है, जैसे कि फॉरेक्स रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस, एफसीटीआर, तो आप पीएनएल में डालोगे। पर अगर वो ओसीआई का आइटम नॉन रिसाइकलेबल है, मतलब अलाउड नहीं है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस में रिसाइकिल कर सकते हो, तो आप उसको डायरेक्टली रिटेन्ड अर्निंग में लेके जाओगे, रिवोल्यूशन सरप्लस। ये वाला मतलब उसने रिवोल्यूशन सरप्लस बुक किया था तो उसके उसमें से आपका शेयर, तो आप उसको डायरेक्टली रिटेन्ड अर्निंग में लेके जाओगे इन द केस ऑफ डिसकंटिन्यू। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, ट्रिकी एडजस्टमेंट, जब आपकी एसोसिएट या जॉइंट वेंचर कंपनी लॉसेस बियर कर रही है। तो देखो, इक्विटी मेथड जब आप लगाते हो और एसोसिएट कंपनी प्रॉफिट बुक कर रही है तो उसके प्रॉफिट में आपका शेयर और आप अपने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी को वैल्यू बढ़ा देते हो। अगर वो लॉसेस कर रही है तो उसके लॉसेस में आपका शेयर, आप अपने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी को गिरा देते हो। अंडरस्टूड? मान लो वो लॉसेस पे लॉसेस करती जा रही है, आप अपने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी को गिराते जा रहे हो, गिराते जा रहे हो, गिराते जीरो पे आ गए, आपका इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी जीरो हो गया, पर स्टिल लॉसेस ही लॉसेस है। आप क्या करोगे? तो ये बोलता है कि क्या आपके पास और भी कोई दूसरे इन्वेस्टमेंट सेम एसोसिएट कंपनी में है? मतलब इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एसोसिएट कंपनी तो था, पर क्या आपने इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ एसोसिएट कंपनी है क्या, सेम एसोसिएट कंपनी? इन्वेस्टमेंट इन द प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ एसोसिएट कंपनी है क्या? तो फर्दर लॉस को आप अदर इन्वेस्टमेंट्स के साथ भी एडजस्ट कर सकते हो, अगर वो जो अदर इन्वेस्टमेंट्स इन सेम एसोसिएट है, अगर वो परमानेंट नेचर के इन्वेस्टमेंट्स हैं, मतलब नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन है, मतलब वो एज गुड एज इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। मतलब मैंने एसोसिएट कंपनी के डिबेंचर एक्वायर करके रखे, उसका रीपेमेंट फिक्स नहीं है, मैंने उसके प्रेफरेंस शेयर एक्वायर करके रखे, उसका रिडीमेबल रिडम्पशन फिक्स नहीं है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, लॉन्ग टर्म डेट्स और प्रेफरेंस शेयर है वो भी एज गुड एज इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। तो अगर शेयर ऑफ लॉस ज्यादा है और मैंने अपने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी को जीरो तक ला दिया है, तो अब मुझे अपने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी को नेगेटिव नहीं करना, मैं बाकी का बचा हुआ शेयर ऑफ लॉस अपने इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स और इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ द सेम एसोसिएट में सेट ऑफ कर सकता हूं। बट बिफोर डूइंग दिस, मैं अपने इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर सच अलोकेशन शैल बी डन ओनली आफ्टर अप्लाइंग इंड AS 109। मुझे भूलना नहीं चाहिए, मेरा जो ये इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इनके ऊपर इनका पहले रिस्पेक्टिव इंड AS लगाऊंगा, इनको खुद को रीवैल्यू करूंगा और वो करने के बाद मैं बाकी का लॉस अलोकेट करूंगा उनके ऊपर। ऐसे लॉस अलोकेट करते 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 मैंने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर भी जीरो कर दिया, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर भी जीरो कर दिया, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर भी जीरो कर दिया। ठीक है, आप इसको पढ़ना कि प्रेफरेंस किस प्रेफरेंस में होगा। सबसे पहले आप लॉस को सेट ऑफ करोगे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर से, वो हो गया, फिर सेट ऑफ करोगे इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर से, फिर सेट ऑफ करोगे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिबेंचर से। सबसे सेट ऑफ कर दिया, स्टिल आपका लॉस अभी भी आपको लॉस होता जा रहा है, एसोसिएट कंपनी लॉसेस ही लॉसेस कर रही है,
लॉसेस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। अब जब आपके टोटल इन्वेस्टमेंट सपोज 0 तक पहुंच चुके हैं, तो जो रिमेनिंग लॉसेस हैं वो आपके अनरिकॉग्नाइज्ड लॉसेस हैं। अब उन अनरिकॉग्नाइज्ड लॉसेस का क्या करोगे? क्या एज पर द एग्रीमेंट उन अनरिकॉग्नाइज्ड लॉसेस के अगेंस्ट मुझे कैश लाना पड़ेगा? अगर हाँ, तो मैं उन रिमेनिंग अनरिकॉग्नाइज्ड लॉसेस की एक लायबिलिटी बनाऊंगा। और अगर मुझे कैश लाने की कोई जरूरत नहीं है, जो कि जनरली नहीं होता है, तो मैं उन अनरिकॉग्नाइज्ड लॉसेस को फिलहाल कैरी फॉरवर्ड करूंगा, वेट करूंगा कि आगे चल के इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू वापस से पॉजिटिव होती है क्या। ठीक है, और जब फाइनली वो एसोसिएट कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी, तो उसके प्रॉफिट में जो मेरा शेयर होगा, उस शेयर ऑफ प्रॉफिट में से मैं सबसे पहले अनरिकॉग्नाइज कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को सेट ऑफ करूंगा। रिमेनिंग बचे हुए प्रॉफिट्स को मैं सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म डेट्स में लेके जाऊंगा, टू दैट एक्सटेंट जितना मैंने लॉस उसमें लेके गया। फिर मैं इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स में लेके जाऊंगा टू दैट एक्सटेंट जितने मैंने लॉसेस सेट ऑफ किए थे। और फिर बचे रिमेनिंग प्रॉफिट जो मुझे आते जाएंगे, वो मैं अपने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स में वापस से लेते जाऊंगा। मतलब जब एसोसिएट कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, तो उसके प्रॉफिट में मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होगा, उस शेयर ऑफ प्रॉफिट से मैं सबसे पहले अनरिकॉग्नाइज कैरी फॉरवर्ड लॉसेस सेट ऑफ करूंगा। फिर बचे हुए प्रॉफिट्स में मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ाऊंगा, तब तक जब तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में जितने लॉसेस मैंने सेट ऑफ डाले थे उतने प्रॉफिट सेट ऑफ ना कर दूं। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर और सबसे लास्ट में फिर इक्विटी में जाता जाएगा। इसका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 601 मेरी क्वेश्चन बैंक का, या फिर मस्ट डू क्वेश्चन 80। मैंने मस्ट डू में भी वो क्वेश्चन दिया है, आप एक बार जरूर उसको देख के जाना। तो ये था आपका इंड AS 28। अब बचता है इस वीडियो का सबसे आखिरी इंड AS 28 हो गया है ना, इंड AS 28 डन। अब इस पर्टिकुलर वीडियो का आखिरी इंड AS का ट्रिकी एडजस्टमेंट, इसके बाद मैं पार्ट 2 में बाकी के करूंगा। अभी तक अगर आपने वीडियो यहां तक अगर आप आ चुके हो, तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट मेहनत की हुई है, और मुझे पता है कि आप अगर यहां तक आ चुके हो तो डेफिनेटली आपको भी मजा तो आ रहा होगा, तो आप वीडियो को प्लीज लाइक कर लीजिएगा। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इंड AS 109, इंड AS 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के कुछ ट्रिकी एडजस्टमेंट्स। ओके, तो बात करते हैं इंड AS 32-109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की। छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत ज्यादा ट्रिकी हैं। देखो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा टॉपिक है जहां पर तुम इस टॉपिक के बड़े बड़े ट्रिकी एडजस्टमेंट्स तुम कर चुके हो। ठीक है, तो मैंने बड़े तो कवर किए हैं, पर बड़े बड़े ट्रिकी एडजस्टमेंट्स के साथ जो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं मैंने उनको भी कवर किया है। जैसे फाइनेंशियल असेट एट अमोर्टाइज कॉस्ट, मतलब लोन दिया किसी को, स्टाफ लोन दिया, या फाइनेंशियल लायबिलिटी एट अमोर्टाइज कॉस्ट, मतलब नॉन कंपाउंड लोन लिया आपने, तो आइदर लोन दिया या लोन लिया। ठीक है, इनके दो सिचुएशन आपने ध्यान दी होंगी। लोन गिवन टेकन मतलब असेट और लायबिलिटी एट ऑफ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑफ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कंसेशनल लोन, जहां पर आपने लोन दिया स्टाफ को, मार्केट रेट चल रहा है 10%, पर आपने स्टाफ को 4% रेट पे लोन दिया। ऑफ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंसेशनल रेट पे लोन दिया। या फिर आपने लोन लिया, ऑफ मार्केट रेट पे लोन लिया, मार्केट का रेट चल रहा है 12%, आपने लिया 9% पे, ऑफ मार्केट रेट पे लोन लिया। वहां पर जब आप इनिशियल रिकॉग्निशन करते हो, असेट या लायबिलिटी को रिकॉर्ड करते हो, तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? फेयर वैल्यू पे। और फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस, मतलब CCF। अब लोन दिया है तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश इनफ्लो हो जाएगा, लोन लिया है तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश आउटफ्लो हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ फ्लो लिख रहा हूं, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो। तो अगर ऑफ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर आपने लोन लिया है, दिया है, तो इनिशियल रिकॉग्निशन आप करोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CCF। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CCF मतलब डिस्काउंटिंग करोगे आप अपने कैश आउटफ्लोस और कैश इनफ्लोस की। ऐसे केस में वो प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर करोगे प्रोसीड से। मतलब फॉर एग्जांपल आपने लोन दिया स्टाफ को 10 लाख, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश इनफ्लोस आया 8 लाख, डिफरेंस आ गया। आपने लोन दिया 10 लाख, प्रेजेंट वैल्यू आया 8 लाख, डिफरेंस आया 2 लाख का। जो 2 लाख का डिफरेंस आया, जो 2 लाख का डिफरेंस आया, उस डिफरेंस को आप अलग तरीके से अकाउंट फॉर करते हो। स्टाफ एडवांस है तो आप एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ले जाते हो, पेरेंट ने सब्सिडी को दिया तो आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट करते हो, सब्सिडी ने पेरेंट को दिया तो आप डिविडेंड अकाउंट में डेबिट करते हो। ऐसे मतलब डिफरेंस की भी अकाउंटिंग होती है। पर दूसरा सिनेरियो है जहां पर आपने लोन दिया है एट प्रॉपर मार्केट रेट पे, प्रॉपर मार्केट रेट पे आपने लोन दिया है या लिया है। ठीक है, ये जनरली आपके फाइनेंशियल लायबिलिटी में ज्यादा आता है। तो मान लीजिए आपने प्रोसीड्स किया, लोन लिया 10 लाख रुपीस का, रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10%, और आपने 10% पे ही लोन लिया। सिंपल, बस अलग से ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ी। फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया 10 लाख का, 10% का लोन है, पर आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट बियर करनी पड़ी 50,000 की। तो अब आप इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू पे तो करोगे, पर फेयर वैल्यू कैसे होगी? फेयर वैल्यू के आपको के लिए प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालनी है, जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, मतलब 10 लाख का लोन माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्योंकि आपने जेब से 50,000 50,000 खर्च किए हैं, तो आपका लोन रिकॉर्ड होगा नेट प्रोसीड्स पे।
950 पे। अब यहां बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि ट्रांजेक्शन कॉस्ट के चक्कर में आपका नेट प्रोसीड 950 है, पर आपने लोन लिया था 10 लाख का, जो कि रीपे भी आपको 10 लाख करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ईआरआई आपको नया कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज जो आपका लोन का रेट था वो 10% था, पर आपको अलग से ट्रांजेक्शन कॉस्ट बेयर करनी पड़ी। तो यहां पर आपको इफेक्टिव रेट निकालना पड़ता है। तो अगर ऑफ मार्केट है तो आपको मार्केट रेट दिया होगा और मार्केट रेट पर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, डिफरेंस की अकाउंटिंग करनी है। एट मार्केट रेट है तो ट्रांजेक्शन वैल्यू प्लस माइनस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, पर अलग से इफेक्टिव रेट आपको निकालना पड़ेगा। ध्यान रखना, यहां कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटी एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। जो ये फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटी की जो रिमेनिंग क्लोजिंग बैलेंस है वो बैलेंस शीट में जाती है। कितना पोर्शन करंट दिखता है, कितना नॉन करंट दिखता है, तो बहुत ही क्रूशियल है। छोटा सा ट्रिकी एडजस्टमेंट है, बट क्रूशियल है। करंट लायबिलिटी कितनी दिखेगी? इमीडिएट नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पेबल लेस इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन दिस इंस्टॉलमेंट। आप जनरली लायबिलिटी, जब फाइनेंशियल लायबिलिटी आपकी, जब इंटरेस्ट आप उसका टेबल बना लेते हो, मान लीजिए फर्स्ट ईयर के एंड पे आपका क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है, पर टेबल के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है कि सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना होने वाला है। तो जो भी सेकंड ईयर की आप इंस्टॉलमेंट पे करने वाले हो, फॉर एग्जांपल 3 लाख, उसमें से सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट आगे चल के ड्यू होगा, फॉर एग्जांपल 1 लाख, तो वो इंटरेस्ट माइनस कर दो। तो 3 लाख आप टोटल पे करने वाले हो, उसमें से इंटरेस्ट ड्यू अभी हुआ नहीं है, 1 लाख हटा दो, कितना बचा? 2 लाख। तो आप 2 लाख दिखा दोगे करंट लायबिलिटी में, टोटल क्लोजिंग बैलेंस में से, बाकी रिमेनिंग क्लोजिंग बैलेंस आपका नॉन करंट लायबिलिटी। समझ में आया? नेक्स्ट इमीडिएट इंस्टॉलमेंट लेस इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन दिस इंस्टॉलमेंट। ठीक है। नॉन कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको आप प्योर फाइनेंशियल लायबिलिटी बोलते हो, इसमें ये 3 टाइप के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे से याद रखना। पहला, ऑप्शनली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट। होल्डर्स हैव द राइट टू कन्वर्ट इनटू वेरिएबल नंबर्स। वेरिएबल नंबर्स, फिक्स नंबर्स नहीं, वेरिएबल नंबर्स। तो ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर है और होल्डर्स के पास राइट है कि वो वेरिएबल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बेटा ये नॉन कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। कन्वर्टेबल डिबेंचर है और इशुअर हैज द राइट टू कन्वर्ट। कन्वर्टेबल डिबेंचर है, कन्वर्टेबल डिबेंचर है, पर मैंडेटरी कन्वर्टेबल नहीं है, मैंडेटरी कन्वर्टेबल नहीं है, और इशुअर के पास राइट है कन्वर्ट करने का। कुल मिला के अब होल्डर के पास राइट हो चाहे इशुअर के पास राइट हो, ठीक है, अल्टीमेटली ऑप्शनली कन्वर्टेबल है ना, इसीलिए नॉन कंपाउंड। ठीक है। और लास्ट, अगर नॉन कन्वर्टेबल है तो नॉन कन्वर्टेबल है तो ये तो कभी जिंदगी में कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो वो तो नॉन कंपाउंड ही हुआ। इसका मतलब फिर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें थोड़ा फाइनेंशियल लायबिलिटी होता है, थोड़ा इक्विटी होता है, वो कौन से होते हैं? ऑप्शनली कन्वर्टेबल पर फिक्स्ड नंबर में कन्वर्जन होना चाहिए। तो ये देखो, ऑप्शनली कन्वर्टेबल होल्डर हैव द राइट टू कन्वर्ट इनटू वेरिएबल, ऑप्शनली कन्वर्टेबल होल्डर हैव द राइट टू कन्वर्ट इनटू फिक्स्ड नंबर। तो या तो फिक्स्ड नंबर में कन्वर्जन राइट हो होल्डर के पास, या तो फिर मैंडेटरी कन्वर्टेबल हो। मैंडेटरी कन्वर्टेबल मतलब वो तो कन्वर्ट होगा ही होगा और फिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट होगा। तो इन दोनों को कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। मैंडेटरी कन्वर्टेबल में भी इंटरेस्ट आप कैश में पे करोगे तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी की वर्किंग में आ जाएगा, और प्रिंसिपल आप मैंडेटरी कन्वर्ट करोगे तो वो इक्विटी की वर्किंग में आ जाएगा एज अ बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑन कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैंने मस्ट डू क्वेश्चन में भी डाला है। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। वो क्वेश्चन के अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी कंपोनेंट में अलोकेट करना है, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी कंपोनेंट में अलोकेट करना है, ये वाला क्वेश्चन है। 69 मेरी मजदूर लिस्ट का या फिर 610 मेरी क्वेश्चन बैंक का। ठीक है। तो करना क्या होता है, जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपकी कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में है, मतलब थोड़ी फाइनेंशियल लायबिलिटी थोड़ी इक्विटी, तो आप उस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को पहले छोड़ दो। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपने सबसे पहले टोटल प्रोसीड्स में से फाइनेंशियल लायबिलिटी माइनस करके इक्विटी कंपोनेंट निकाल लिया होगा, और फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीसीएफ। तो आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट को फाइनेंशियल लायबिलिटी की वैल्यू और इक्विटी की वैल्यू में अलोकेट कर दोगे। ठीक है, अलोकेट कर दोगे। अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो फाइनेंशियल लायबिलिटी में गई वो फाइनेंशियल लायबिलिटी की वैल्यू से माइनस हो जाएगी, जो इक्विटी में गई वो इक्विटी की वैल्यू, इक्विटी कंपोनेंट वैल्यू से माइनस हो गई। ठीक है। अब आपका रिवाइज्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी आ गया, रिवाइज्ड इक्विटी आ गया। अब आपको पक्का पक्का नया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, बिकॉज जो ओरिजिनल क्वेश्चन में मार्केट रेट दिया था उसके बेसिस पर वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं। आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट और इक्विटी कंपोनेंट से माइनस कर दिया है, तो जो क्वेश्चन में आपको मार्केट रेट या इफेक्टिव रेट दिया था अब वो प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, आपको नया इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा। ध्यान रखना, और कभी कभार क्वेश्चन में दिया होता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। तो ये वाले क्वेश्चन में देखो, आपको क्वेश्चन में ये देखो 15% का इफेक्टिव रेट दिया हुआ है। ठीक है। सबसे पहले आपने फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट निकाला, आपने इक्विटी कंपोनेंट निकाला, फिर आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को अलोकेट किया, अलोकेट करके उनमें से माइनस कर दिया, दोनों में से माइनस कर दिया। अब उसके कारण क्या हुआ, आपको नया इफेक्टिव रेट निकालना पड़ा।
नया इफेक्टिव रेट निकालना पड़ा। ये अज्यूम बोल रहा है पर ये निकालना पड़ेगा 15.86, क्योंकि फर्दर अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो। आगे, ऑप्शनली कन्वर्जन और मैंडेटरी कन्वर्जन, क्वेश्चन में बताया नहीं है, बस बोला है कि ये इंस्ट्रूमेंट है जो कि कन्वर्टेबल डिबेंचर है। अब अगर ये नहीं पता चलेगा कि कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑप्शनली है कि मैंडेटरी है, तो क्या माने? If nothing is mentioned in the question, then always assume optionally convertible instrument and option is with holder. ऐसा क्यों? जब कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए यहां, तो देखो वर्ड लिखा है कंपलसरी क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल, मतलब प्रिंसिपल कंपलसरी कन्वर्ट होगा। पर अगर मान लो यहां कंपलसरी वर्ड नहीं लिखा होता तो मैं इसको ऑप्शनली कन्वर्टेबल मानता, और ऑप्शनली कन्वर्टेबल मानता तो 5 साल का डिविडेंड प्लस एट द सेम टाइम प्रिंसिपल भी मैं कैश फ्लो के अंदर ही डालता, क्योंकि ऑप्शनली कन्वर्टेबल के अंदर प्रिंसिपल को भी आपको कैश फ्लो में लेना पड़ता है, फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो क्वेश्चन में अगर कुछ ना बोला जाए तो हमेशा आप अज्यूम करोगे ऑप्शनली कन्वर्टेबल एंड ऑप्शन इज विद द होल्डर। अगर नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड राइट्स वाले इंस्ट्रूमेंट इशू किए हैं, प्रेफरेंशियल इशू किए नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड राइट्स वाले, तो उस केस में डिविडेंड शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सीसीएफ, क्योंकि नॉन क्यूमुलेटिव है ना, तो आप डिविडेंड को कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो का पार्ट नहीं मानोगे, सिर्फ प्रिंसिपल को ही मानोगे। मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, आपको पता होगा इसमें बहुत सारे आइटम्स हैं, एक्सटिंग्विशमेंट्स, मॉडिफिकेशन, 10% की लिमिट, 10% से ऊपर होगा तो एक्सटिंग्विशमेंट। बेटा ये पॉइंट मैं ऑलरेडी एक 10 मिनट्स का वीडियो बना के ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुका हूं, पिछले अटेम्प्ट में मैंने डाला था। वो 10 मिनट्स का वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूं और पिन कमेंट भी कर रहा हूं, और वो वीडियो आपको ऐसा दिखेगा, ये वाला लास्ट मिनट रिवीजन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मॉडिफिकेशन इन 10 मिनट्स, ठीक है, ये वाला देखना। अगर देखते हो तो इस वीडियो को भी प्लीज लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो, ये बहुत अंडररेटेड वीडियो मैं आपको बताऊं, बहुत कम लोगों ने देखा है, पर जितने लोगों ने देखा है उनको सारी बातें क्लियर भी हुई है, और जो मैंने नोट्स यूज किए वो मैंने यहां पर अटैच भी किए हैं, ठीक है ना। डाउनलोड समरी नोट देखो, यहां लिखा भी है। तो आप यहां से ये मॉडिफिकेशन, अगर जितने भी ट्रिकी पॉइंट्स है रिवाइज करना चाहते हो कि कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट में मॉडिफिकेशन होगा तो क्या होगा, एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन, स्वैप, सब कुछ इसमें कवर है सिर्फ 10 मिनट्स में, ठीक है। लास्ट, एम्बेडेड डेरिवेटिव, आपको याद होगा एम्बेडेड डेरिवेटिव क्वेश्चंस, जहां पर आप बाय सेल करते हो गुड्स फ्यूचर में पेमेंट करोगे, फ्यूचर में ही बाय सेल करोगे, बट फॉरेन करेंसी में बाय सेल करते हो। मैं आपको रेफरेंस दिखा देता हूं क्वेश्चन का, एम्बेडेड डेरिवेटिव के क्वेश्चन का रेफरेंस आपको मैं दिखा देता हूं, ये जहां पर दो आपस में इंडियन एंटिटीज गुड्स बेचना खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करती है, आफ्टर फ्यू मंथ्स उसी टाइम पे डिलीवरी होगी, उसी टाइम पे पेमेंट करेंगे, और वहां पर कुछ फॉरवर्ड रेट्स क्वेश्चन में दिए होते हैं। तो हमें एम्बेडेड डेरिवेटिव में होस्ट कॉन्ट्रैक्ट को अलग रिकॉर्ड करना पड़ता है और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को अलग रिकॉर्ड करना पड़ता है। होस्ट कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड होता है सबसे लास्ट में। तो बस इसमें बस ये ट्रिक याद रखना कि जो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, मतलब सेल परचेज जब आप लास्ट में रिकॉर्ड करोगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है। जब होस्ट कॉन्ट्रैक्ट सेल परचेज आप रिकॉर्ड करोगे तो आप रिकॉर्ड करोगे एट द फॉरवर्ड रेट एट इंसेप्शन। आप इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज द मशीनरी फ्रॉम एन अनरिलेटेड लोकल सप्लायर, परचेज करना है। तो मैं परचेज ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड करूंगा, जब एक्चुअली परचेज होगा। एक्चुअल परचेज कब होगा, डिलीवरी पेमेंट डेट 31 दिसंबर को। तो एक्चुअल परचेज में 31 दिसंबर को रिकॉर्ड करूंगा, पर 31 दिसंबर का स्पॉट रेट नहीं रिकॉर्ड करूंगा, मैं रिकॉर्ड करूंगा फॉरवर्ड रेट जो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट डेट पे दिया था। तो देखो जी, यूएसडी फॉरवर्ड रेट ऑन 9 सितंबर 67.8, मैं परचेज रिकॉर्ड करूंगा 67.8 के बेसिस पर। देखो रिकॉग्निशन ऑफ मशीन, मैंने पीपी परचेज किया 67.8 के रेट पर, 67.8 मल्टीप्लाई बाय आपकी जो वैल्यू थी वो 10 लाख थी। तो यही इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि जब आप होस्ट कॉन्ट्रैक्ट परचेज सेल को रिकॉर्ड करते हो तो आप उस जिस दिन रिकॉर्ड कर रहे हो उस दिन का स्पॉट रेट नहीं, फॉरवर्ड रेट एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। और जब आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड करते हो तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट पहली बार रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट डेट पे नहीं होगा, बैलेंस शीट डेट पे होगा। तो जैसे ये क्वेश्चन है, तो कॉन्ट्रैक्ट डेट क्या है, 9 सितंबर, मैं यहां डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं इसके बाद बैलेंस शीट डेट आ रही है क्या, हाँ आ रही है। बैलेंस शीट डेट कब आ रही है, मान लीजिए जैसे इसमें अगर बैलेंस शीट डेट आनी होती तो 30 सितंबर को क्या बैलेंस शीट डेट आ रही है क्या, हाँ आ रही है 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर को वैल्यू क्या हो गई 67.5, जबकि ओरिजिनली उस दिन कॉन्ट्रैक्ट, उस दिन स्पॉट रेट कितना था 66.4। तो मैं इन दोनों रेट्स का डिफरेंस विल बी माय डेरिवेटिव एसेट, डेरिवेटिव लायबिलिटी। फिर सेटलमेंट डेट पर अगेन मेरी डेरिवेटिव एसेट, डेरिवेटिव लायबिलिटी, उसको रिवैल्यू करूंगा। तो डेरिवेटिव रिकॉर्ड करते वक्त मैं डिफरेंसेस से रिकॉर्ड करूंगा, पर होस्ट कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा मैं फॉरवर्ड रेट पे रिकॉर्ड करूंगा लास्ट में, ठीक है। यहां मैंने कुछ रिकमेंडेड क्वेश्चंस लिखे हैं जो आपको करने चाहिए। एमटीपी जनवरी 26 का क्वेश्चन, आरटीपी सितंबर 25 का क्वेश्चन, आरटीपी मई 25 का क्वेश्चन और आरटीपी जनवरी 25 का क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार अच्छे से कर लेना, नॉट नेसेसरी ऑन एम्बेडेड डेरिवेटिव बट फॉर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सो गाइस, दिस वाज
एफआर के ट्रिकी एडजस्टमेंट्स अभी तक मैंने जितने भी इंडेस कवर किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, आई कवर्ड 10 इंडेस इन दिस 1 आवर वाला वीडियो। और इसके अलावा मेरा अगला पार्ट आएगा अगले ट्रिकी एडजस्टमेंट्स पर। आपको अगर कोई ऐसे ट्रिकी एडजस्टमेंट्स याद आ रहे हैं जो मुझे कवर करने चाहिए अगले वीडियो में, तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। कोई ऐसे टॉपिक्स याद आ रहे हो तो आप टॉपिक का नाम डाल देना या स्पेसिफिक ट्रिकी एडजस्टमेंट का नाम याद दिला लेना। मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि ये आप लोगों को वीडियो बहुत काम आ सकता है, और अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देके जाइएगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और मिलेंगे अगले पार्ट ऑफ द ट्रिकी एडजस्टमेंट्स में। थैंक यू सो मच, बाय बोलो बच्चों, ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, लव यू ऑल।